नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन ये यूनिट फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है, जिसके पार्ट 1 का वीडियो हमने आपको बना रखा है। वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम लोग कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनके मीनिंग क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं, इनको देखें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, इनको देखेंगे। ये दोनों लगभग एक ही जैसी हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में एक ही एलिमेंट का एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट एक साथ डिस्प्लेस होते हैं। तो एक ही कैटेगरी के हैं। क्योंकि एक को सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते नहीं है तो उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, और दूसरे को डबल डिस्प्लेसमेंट है। और बहुत इम्पोर्टेंट और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सभी इम्पोर्टेंट हैं, सारे की सारी। एक्चुअली जितना कम सिलेबस आपका एनसीईआरटी में 10th का दिया गया है उसके हिसाब से सारी केमिस्ट्री के मात्र 4-5 चैप्टर हैं। लेकिन वो 4-5 चैप्टर नहीं है, अपने आप में एक पूरे के पूरे यूनिट हैं जिनको बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि अभी आप 9th से 10th में आए हो, इस बार तो प्रमोट सारी क्लासेस हो गई हैं, तो अभी आपके पास समय है कि आप चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ो, पूरा विस्तारित तरीके से पढ़ो। उसमें कोई सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, आप चीज़ों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। और उस प्रोसेस में आपकी हेल्प के लिए ये हमारे वीडियोस आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सबसे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आप बुक पढ़ना सीखें। जितना भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही सारा सिलेबस है, और फोकस भी एनसीईआरटी से ही है। ज़्यादातर हमने यहाँ पे जो आपके प्रेजेंटेशन तैयार किया है इसमें भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एनसीईआरटी की सीधी भाषा और उन्हीं को लिया गया है, जिससे आप उससे आत्मसात हो पाएँ। देखिए, जब भी आपको पढ़ाई करनी है, आपको कंपटीशन कोई बीट करना है, तो सबसे पहले आपको बुक की भाषा समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब आप उस भाषा को, उस लैंग्वेज को आप परसेप्ट कर पाएंगे तभी तो आप एग्ज़ाम में, तो कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को समझना आपके लिए तभी आसान होगा जब आप बुक पढ़ना जानते हैं, आप बुक की लैंग्वेज समझना जानते हैं, तभी तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाएंगे। तभी तो आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा कि आप उसमें सही से अंडरस्टैंड कर पाएँ, उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएँ, फिर उसका आंसर दे पाएँ। चाहे वो आपके जो 11th 12th और 9th 10th डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो उनके लिए भी, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट, आईआईटी, जेईई, इन सब के लिए भी। हमेशा वही बच्चा सफल होता है जो बुक पढ़ना जानता है, अपनी डिपेंडेंसी अपने पे ज़्यादा निर्भर रह करके दूसरों पे कम डिपेंडेंट रहता है, वही बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एनसीईआरटी है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो एनसीईआरटी है, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे आप कोई बुक्स रेफ़र कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना और उसकी आदत आप लोगों को बना लेनी है, भाई हमारा उद्देश्य है। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, आज हम सबसे पहले जो है ये पढ़ेंगे, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये आप समझिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो वो केमिकल जो रिएक्शन है हमेशा कभी भी किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट्स
चेंज होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर कॉम्बिनेशन फॉर्म। हमेशा यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि एलिमेंट कभी न तो कोई नया एलिमेंट बनता है, नो न्यू एलिमेंट फॉर्म, और नो एनी एलिमेंट डिसअपीयर। यदि आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इस वेसल के अंदर कोई आपने रिएक्शन की, तो मान लीजिए इसमें आपने एक ए एलिमेंट डाला, एक बी एलिमेंट डाला, या हो सकता है एक और मान लीजिए सी एलिमेंट डाला, तो रिएक्शन के अंत में इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ए बी बन जाए, बी सी बन जाए, ए सी बन जाए, ठीक है, ए बी सी बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कोई डी आ जाए या पता लगा कोई एक्स आ जाए। कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में हमेशा वही कंपाउंड अवेलेबल रहेंगे जो आपने शुरुआत में ले रखे थे, ठीक है ना, जो आपने शुरुआत में ले रखे थे। जैसे आपने जो है ये ए बी सी लिए थे, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है। जैसे ए और बी बनाए तो सी नहीं है, तो सी इसमें पार्टिसिपेशन में नहीं आया होगा, हो सकता है वो कैटलिस्ट रहा हो, लेकिन वो होंगे इसमें ए बी सी। उनके कॉम्बिनेशंस बदल सकते हैं, उनके आपस में जुड़ने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनके रेशियो अलग हो सकते हैं, लेकिन बदलेंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नो चेंज इन एलिमेंट, ओनली चेंज इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम लोग देखो आगे डिस्कस करते हैं, इसमें ये ज़रा इरेज कर दें। तो कोई भी रिएक्शन करने से पहले, ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो हम जो चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे कोई दूसरी रिएक्शंस हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि एलिमेंट्स में चेंज नहीं होता है, हमेशा कॉम्बिनेशंस होते हैं एलिमेंट्स के। तो न तो कोई एटम और एलिमेंट डिसअपीयर होगा, ठीक है, उससे बिल्कुल चेंज होंगे, कॉम्बिनेशंस चेंज होंगे, दूसरे फॉर्म बनेंगे। यानी तरीके से कहें तो इनके जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कुछ ब्रेक होते हैं और उनसे ब्रेक हो रखे के कुछ नए को बनते हैं और उनसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं। तो हम व्हेन टू, ध्यान दीजिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, क्या करते हैं, फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अब कौन कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, देखिए यही एनसीईआरटी का ही हमने सीधा लेकर के रखा है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको अपना हेजिटेशन यदि आपने दूर कर लिया एनसीईआरटी से, तो समझ लीजिए आप इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें है क्या कि पहले तो एक्टिविटी दी रहती हैं, तो उन एक्टिविटी को बच्चे इस तरह की जो है ना, क्योंकि आप अभी टीनेजर हैं तो बहुत पेशेंस उतना नहीं होता है, जल्दी से सीधे बढ़ना चाहते हैं या फिर सोचते हैं यार कोई बता दे मुझे कहाँ से क्या होगा तो उसमें उतना डेप्थ जाना नहीं चाहते। लेकिन आप लाइन टू लाइन बैठ करके पढ़िएगा, इसमें इतने बढ़िया तरीके से दी गई हैं, सारी एक्टिविटी दी गई हैं। एक्टिविटी में बच्चों को समझना एक एक स्टेप को, उनमें कैसे आप परफॉर्म कर सकें। कुछ चीज़ एक्टिविटी ऐसी होती हैं, सारी एक्टिविटी आप घर पे नहीं कर सकते हैं, कुछ अंडर सुपरविज़न ऑफ द टीचर्स ही करनी चाहिए आपको। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उन्होंने उदाहरण समझाया, देखिए कितने अच्छी तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया और उसमें क्या किया, एक बीकर में डाल लिया, बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, फिर उसमें क्या कर लिया, वाटर ऐड कर लिया,
ये, और वाटर ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डालेंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे उसमें से कुछ बुलबुले से निकलते हैं और ये बहुत हीट हो जाता है, ठीक है ना। छूने से आप देखेंगे कि आप कैसा महसूस करेंगे, गर्म से महसूस करेंगे। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस द शैक्ड लाइम, ठीक है ना। ये जैसे हिंदी में कहते हैं बुझा चूना, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, बुझा चूना, शैक्ड लाइम। ये एक घोल बन जाता है जो सस्पेंशन टाइप का होता है, ठीक है ना। ये क्या बन जाता है, एक सस्पेंशन बन जाता है जो पूरी तरह से घुला हुआ नहीं रहता है। तो ये जो सस्पेंशन बनता है ये सस्पेंशन बताता है कि इसके अंदर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। ये एक देखिए, एक ये था, एक ये वाटर, ये आपस में रिएक्शन किए और क्या बना आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। आगे देखते हैं, एक बहुत ही अच्छी है, आपने देखा होगा कि अब ये जो चूना है उसकी दीवारों पे पुताई करने के काम आता है। जो वाइट वाश करते हैं, जैसे वाइट वाश बोलते हैं, वो इसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, ये कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर से मिल जाती है आपको, और ये एटमॉस्फेयर से मिल कर के जैसे आपने दीवार पे पहले चूना लिया, पानी में डाला, घुल गया, उस घोल को दीवार के ऊपर किया। दीवार के ऊपर जब करते हैं तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करने लगती है। तो शुरुआत में तो आप देखेंगे कि दीवार बहुत साफ, जब पुताई करते हैं तो उतनी वाइट नहीं होती है, लेकिन 1 दिन और 2 दिन और 3 दिन के बाद देखते हैं तो बहुत अच्छे से खिल के वाइट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CO2 से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्चुअली एक सॉलिड फॉर्म है, एक, ठीक है ना। जैसे आप कहीं लैब में करेंगे तो ये क्या बनेगा, PPT बनेगा। तो PPT क्या होता है, चूँकि वो दीवार है तो उसी दीवार के ऊपर ये क्या होता है, वाइट वाश चिपक जाता है, तो और फिर वो एक शाइनी लेयर देता है। और एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप कॉमन व्यवहार में आप सब देखते ही होंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ द स्टॉक, ये NCERT का ये कोटेशन है। NCERT में जितनी भी चीज़ें जो बॉक्स में दी रहती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती हैं। जो यहाँ पे ये डू यू नो वाला जो पोर्शन रहता है, इसे हमेशा पढ़ना चाहिए, इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो चीज़ें दी जाती हैं वो थोड़ा सा कॉमन इंटरेस्ट की होती हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाने वाली भी होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये क्यों साइन करने लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्यों, किसकी रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसके रिएक्शंस में 2 to 3 डेज लगते हैं, ठीक है ना। जब एयर से लगातार रिएक्शन कर करके ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक दीवार के ऊपर एक लेयर बना लेता है और वो एक वाइट शाइनी लेयर होती है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है। ये मैग्नीशियम लिया हम लोगों ने और ये मैग्नीशियम यहाँ से रिएक्शन किया किससे, ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करना भी एक कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपने देखा होगा इससे पहले वाला जो वीडियो, उसमें मैग्नीशियम और इसके कॉम्बिनेशन जब बर्न करते हैं, इसकी एक्टिविटी दी गई है, इसी चैप्टर में शुरुआत में एक्टिविटी दी गई है कि जब हम मैग्नीज को बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, हाइड्रोजन बर्न्स टू द ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो ये क्या बनता है, वाटर। तो वाटर की फॉर्मेशन विद द ऑक्सीजन इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
ठीक है। हाइड्रोजन एक बहुत ही, देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन कैसी गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, ये जलती है और किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। और लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइंड कर देते हैं तो ये आग बुझाने के काम आते हैं, ठीक है। ये वाटर बनता है, एक जीवनदायिनी मॉलिक्यूल डेवलप होता है जिसके बिना, जल के बिना जीवन नहीं है। तो अब आपने दो एग्जाम्पल ये देखे, इससे पहले कैल्शियम का एग्जाम्पल देखा था। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब ये देखिए कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना, ठीक है। जब कार्बन को बर्न करते हैं तो ये भी एक कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ द कोल इन एयर इन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने यहाँ एक पॉइंट बना के भी लिख दिया था। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, फिर से आप पीछे जाके देखें, फिर रिवाइज करें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में मैंने क्या बताया, पहली रिएक्शन तो आपकी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही थी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम होता है, कच्चा चूना जैसे बोलते हैं, जब वाटर के साथ डालते हैं तो ये बुझा चूना बनता है, सॉफ्ट लाइम बनता है, ठीक है ना। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस सॉफ्ट लाइम को, बुझे चूने को, यानी कलर हम लोग वाइट वाश के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये वाइट वाश की रिएक्शन कैसे होती है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर ये रिएक्शन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, फ्रॉम एयर। जब दीवार पर हम करेंगे तो दीवार हवा में, उसके ऊपर जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, लगातार जब उससे रिएक्शन करती है तो 2-3 दिन में ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड लेयर बना लेती है और ये बहुत ही शाइनी वाइट होती है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट वाश कहते हैं। तो दीवारों पे जो वाइट वाश करते हैं वो एक्चुअली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है। और ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आगे जाके पढ़ेंगे। और इससे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो फिर दूसरी बात, फिर हमने ये आपने मैग्नीशियम वाली रिएक्शन देखी। वाटर का बनना भी एक कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कार्बन से ऑक्सीजन की रिएक्शन, यानी बर्निंग ऑफ द कोल एंड फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये Cl2 है, ये कॉम्बिनेशन बनाया तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन का कॉम्बिनेशन बन गया। पहले ये फ्री एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, यहाँ पे Cl और Cl का बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक H और Cl बना, तो एक Cl से एक H और एक H से एक Cl, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके, HCl के। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हमेशा एलिमेंट और एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। कोई नया एटम या नया एलिमेंट सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता है। बहुत ही एक आध जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें मॉलिक्यूल एक से दूसरे में चेंज होता है, यहाँ पर सिर्फ उनके कॉम्बिनेशंस चेंज होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जुड़े हुए एक और टॉपिक है। कॉम्बिनेशंस तो नहीं, लेकिन जब भी इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस जब होती हैं तो या तो वो एनर्जी टेकअप करती हैं, एनर्जी जो है या तो वो लेती हैं या फिर एनर्जी गिवन करती हैं, देती हैं। तो जो रिएक्शन करने पर बहुत सारी ऊष्मा जब निकलती है तो ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो कैसे, कौन सी रिएक्शन कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे अभी आपने कैल्शियम
ऑक्साइड की रिएक्शन जब करा रहे थे वाटर से, तो CaOH का होल ट्वाइस बन रहा था, और मैंने कहा था प्लस ये क्या होता था, हीट निकल रही थी, जिससे कि आप देखेंगे घर पे कभी चूना ला करके किसी बाल्टी वगैरह में जब दीवारों पे वाइट वॉश करने के लिए डालते हैं, तो वो क्या, अब ऐसी प्रोसेस कम हो गई गाँव में, और अब भी जो वाइट वॉश बाहर की दीवारों पर किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कली चूना, इसे कली चूना बोलते हैं, कच्चा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का ये चूना लिया, वाटर में डालते हैं तो ये इतना गर्म हो जाता है कि ये बॉयल होने लगता है वाटर, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है। तो इस तरह से जब रिएक्शन किसी से जिससे हीट जनरेट होती है, जो रिएक्शंस हीट जनरेट करती हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। कौन सी रिएक्शन कहलाती हैं वो, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये मीथेन की रिएक्शन किससे, ऑक्सीजन से, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 एज ए एग्जाम्पल ऑफ द एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी इससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। जो रिएक्शन होने पर हीट जनरेट करें वो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। लिखिए भाई, हमने लिखी है, द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called the exothermic chemical reactions। चलिए अब आगे और देखते हैं। बहुत सिंपल सा है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब रिएक्शन होती है तो वो उसमें कूलिंग हो जाती है, वो रिएक्शन कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में एक्जोथर्मिक रिएक्शंस ही हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे एग्जाम्पल बताएं, आप खुला हुआ पानी किसी बर्तन में रख दीजिए, कुछ समय बाद देखेंगे कि वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है, यानी उससे कुछ वेपर्स बनती हैं, और वेपर्स बनने में एनर्जी वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जब कंज्यूम करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो उसी वाटर से एनर्जी लेते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जो एनर्जी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है, ठीक है। जब एनर्जी यहाँ से, उसका वाइस वर्सा भी होता है, जब एनर्जी इसमें कम रही तो कूलिंग हो जाती है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिएक्शन प्रोसीड होने पे क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। और जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और देखिए एक्जोथर्मिक प्रोसेसेस के एग्जाम्पल देखिए, एक जो रिएक्शन है वो कई सारी चीज़ों के एग्जाम्पल हो सकती है, कॉम्बिनेशन की भी हो सकती है, एक्जोथर्मिक की भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की भी हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसे रिएक्शन है तो ये आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और की रिएक्शन है, जहाँ भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है वो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, एनर्जी दे रही है, एनर्जी दे रही है मतलब हीट दे रही है, यानी ये रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है। ग्लूकोज जो जीवनदायिनी एनर्जी देने वाला एक सब्सटेंस है हम लोगों का, और इस ग्लूकोज की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो ये ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो ये रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन विद द ऑक्सीजन इज द बर्निंग एग्जाम्पल। इसे बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होना बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज भी कहते हैं, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बनता है, और हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा आपका, एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। अब आपने देखा होगा कि जो कूड़ा कहीं पड़ा रहता है, ठीक है, जैसे गांवों में जो सारा कूड़ा करकट एक जगह डालते हैं, घूरा भी बोलते हैं जिसको, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो जो सारे मटेरियल, डेड मटेरियल्स हैं, उनमें बैक्टीरियल और दूसरी रिएक्शंस होने लगती हैं, जिससे वो डिकम्पोजिशन होने लगता है। क्या होने लगता है,
डिकम्पोजिशन होने था, वो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का। वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक का। एक्जोथर्मिक का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग अब आपको समझ आ गया होगा, वो रिएक्शन जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोसेस के अंतर्गत। जब रिएक्शन हो रही होती है तब यदि वो हीट प्रोड्यूस करें तो वो रिएक्शन एक्जोथर्मिक। और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिए, जैसे ये कार्बन ग्लूकोज का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने ये बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस मीथेन, ठीक है ना, गोबर गैस भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन ही बनता है। जो तमाम डंग होती है उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और वो मीथेन बर्निंग के काम आती है। आपने देखा कई बार सुना तो है ना, जंगलों में, वो समुद्र में, जैसे लोगों को लगता है कि जैसे आग लग रही है किसी डैम्प एरिया में, जहाँ डैम्प एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिकम्पोजिट चीज़ें जब डिकम्पोज हो रही होती हैं तो उससे मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है और वो मीथेन किसी स्पार्क या किसी तरह से जलने लगती है। तो जो दलदल होते हैं उन दलदलों में वहाँ पे रात में लालटेन या आग सी जलती दिखाई पड़ती है। जैसे लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पे भूत नाच रहे हैं, वो आग जला रहे हैं, वो सब भूत नाच रहे होते हैं, आग जला रहे होते हैं। एक्चुअली उस डैम्प प्लेसेस पे बहुत सारी मीथेन बन गई होती है जिसमें किसी तरह से स्पार्क होकर के वहाँ पे, जैसे जंगलों में लकड़ी रहती है उसमें आपस में रगड़ से या किसी दूसरे तरीके से वहाँ पे वो बर्निंग होने लगती है, तो वो एक लौ सी दिखाई पड़ती है। वहाँ भूत नहीं होते हैं, वो क्या होती है, मीथेन होती है। चलिए, तो ये तो थे। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो ये हमने जो चीज़ समझा दी है उनको पॉइंट वाइज लिख भी दिया है, जिससे आप उसे पाउज करके आप अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझना शुरू करिए और वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा आपके ब्रेन में बुक्स को पढ़ने की। और एक आपका जो हेजिटेशन है, बुक से जो फोबिया है, वो दूर होगा। और जब वो दूर होगा तभी आप कंपटीशन के नज़दीक पहुंचेंगे। ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है।